नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लाई हूँ वो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो। तो मैं आपके लाई हूँ भारत की जो पड़ोसी देशों के साथ है उनके साथ कैसे संबंध है, क्या क्या नीतियाँ हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। तो बिना किसी तरह के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मूल लक्ष्य क्या है? क्या है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मूल लक्ष्य? तो वह है आपका शांतिपूर्ण और स्थिर पड़ोस सुनिश्चित करना। क्या? शांतिपूर्ण और स्थिर पड़ोस सुनिश्चित करना। भारत क्या मानता है? भारत मानता है कि जब तक पड़ोस शांत और स्थिर नहीं होगा तब तक उसका विकास संभव नहीं है। वही सही बात है कि अगर हम रशिया हो चाहे चाइना हो, अगर वो शांत नहीं रहेंगे, हम उनके साथ लड़ते रहेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? तो उसका मानना है कि सब शांत रहें, तब तक पड़ोस शांत न रहे और स्थिर न रहो तब तक उसका विकास संभव नहीं है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का उद्देश्य है टकराव नहीं बल्कि सहयोग बढ़ाना है। यह नीति सुरक्षा, विकास और विश्वास निर्माण पर केंद्रित है, इसलिए शांतिपूर्ण पड़ोस इसका मूल लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अब शांतिपूर्ण और स्थिर पड़ोस सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के इमीडिएट नेबर्स की पहचान का प्रमुख आधार क्या है? क्या है भारत के इमीडिएट नेबर्स? तो इमीडिएट नेबर्स का क्या मतलब होता है? पहले सबसे पहले इमीडिएट नेबर्स कौन होते हैं? इमीडिएट नेबर्स वे देश होते हैं जिनसे भारत की भूमि या समुद्र सीमा जुड़ी होती है। अगर भारत का बॉर्डर किसी की धरती से लग रहा है या किसी समुद्री इलाके से लग रहा है, उन्हें कहते हैं इमीडिएट नेबर्स। और इमीडिएट नेबर्स की पहचान का क्या प्रमुख आधार क्या है? वो है भौगोलिक सीमा। क्या? भौगोलिक सीमा। इमीडिएट नेबर्स वे होते हैं, मैंने बताया था आपको, जिससे भारत की भूमि या समुद्री सीमा जुड़ी होती है। यह पहचान आर्थिक या राजनीतिक समानता पर आधारित नहीं होती। भौगोलिक निकटता के कारण इन देशों का सीधा प्रभाव भारत की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ता है, इसलिए भौगोलिक सीमा सबसे महत्वपूर्ण आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का स्थलीय पड़ोसी नहीं है? कौन सा स्थलीय पड़ोसी नहीं है? भाई नेपाल है, नेपाल आपका स्थलीय पड़ोसी है। भूटान आपका स्थलीय पड़ोसी है। श्रीलंका आपका समुद्री पड़ोसी देश है, स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आपके भारत के साथ भूमि साझा करते हैं। श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी है, स्थलीय नहीं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो गुजराल डॉक्ट्रिन किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा डॉक्ट्रिन? गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन है क्या? गुजराल डॉक्ट्रिन के अनुसार भारत अपने छोटे पड़ोसियों से बदले में कुछ मांगे बिना सहयोग करता है। तो इसका क्या किस सिद्धांत पर है? कि बिना कुछ मांगे उन्हें सहयोग प्रदान करना, बिना प्रतिफल सहयोग। इसका उद्देश्य है विश्वास और गुडविल पैदा करना था, कि उनमें विश्वास बने कि वो हमारी मदद कर रहे हैं तो हम भी उनकी मदद कर दें, वो तो हमसे कुछ ले भी नहीं रहे। यह नीति भारत को बिग ब्रदर की सकारात्मक भूमिका में प्रस्तुत करती है, इसलिए बिना प्रतिफल सहयोग इसका मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन का उद्देश्य क्या था? गुजराल डॉक्ट्रिन का उद्देश्य था पड़ोसियों के साथ विश्वास निर्माण, कि उन पड़ोसियों में विश्वास पैदा हो जाए कि हम उनके साथ हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन का लक्ष्य पड़ोसी देशों के मन में भारत के प्रति अविश्वास को दूर करना था। यह सैन्य या आर्थिक दबाव की नीति नहीं थी। भारत ने एक जिम्मेदार और सहयोगी शक्ति की छवि बनाने की कोशिश की थी। इसका विश्वास निर्माण इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका आंसर ऑप्शन बी, पड़ोसियों के साथ विश्वास निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मंडला थ्योरी का संबंध किससे है? कौन सी थ्योरी? मंडला थ्योरी। तो उसका संबंध है प्राचीन भारतीय राज्य क्राफ्ट। कौन सा? प्राचीन भारतीय राज्य क्राफ्ट। मंडला थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने किया था, कौटिल्य ने किया था, चाणक्य ने किया था। यह प्राचीन भारत की कूटनीतिक सोच को दर्शाता है। इसमें पड़ोसियों को शक्ति संतुलन के दृष्टिकोण से देखा गया है, इसलिए यह प्राचीन भारतीय राज्य क्राफ्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मंडला थ्योरी के अनुसार इमीडिएट नेबर को सामान्यतः कैसे देखा जाता है? अगर मंडला थ्योरी के अनुसार जो इमीडिएट नेबर्स हैं उन्हें कैसे देखा जाता है? तो उन्हें देखा जाता है संभावित शत्रु। कैसे? संभावित शत्रु। अब वो क्यों? क्योंकि मंडला थ्योरी के अनुसार निकटतम पड़ोसी प्रतिस्पर्धा की संभावना सबसे अधिक होती है, इसलिए संभावित शत्रु माना गया है। यह सिद्धांत जो है वो शक्ति संतुलन पर आधारित है,
ये क्यों है? क्योंकि भाई हम उन्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं, हम उन्हें सहयोग कर रहे हैं। अगर हम उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो छोटे छोटे देश मिलकर एक बड़ा देश बन जाए और वो हम पे ही आक्रमण कर दे। तो यह सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। हालांकि यह आधुनिक नीति नहीं, लेकिन रणनीतिक सोच को समझने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के 5S में इनमें से कौन शामिल नहीं है? 5S में से कौन शामिल नहीं है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में? सम्मान, संवाद, सुरक्षा, समृद्धि। जो अगर पहले हम देखेंगे कौन 5S है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के। जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के 5S है वो है आपके सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। क्या? सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। लेकिन इनमें सुरक्षा शामिल नहीं है। क्या है? सुरक्षा शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है सुरक्षा। सुरक्षा इसमें सीधे शामिल नहीं है। यह प्रश्न नीति के मूल मूल्यों की समझ जांचता है, इसलिए सही उत्तर क्या है आपका? सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सार्क की कार्यक्षमता सीमित रहने का प्रमुख कारण क्या है? जो सार्क की कार्यक्षमता है वो सीमित है, तो इसका मुख्य कारण है क्या है? इसका मुख्य कारण है द्विपक्षीय राजनीति तनाव। क्या? द्विपक्षीय राजनीति तनाव। जो सार्क का कामकाज है वो मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान तनाव के कारण प्रभावित हुआ है। कई समझौते राजनीतिक मतभेदों के कारण लागू नहीं हो पाए। आर्थिक या भौगोलिक कारण उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, इसलिए द्विपक्षीय राजनीतिक तनाव प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, द्विपक्षीय राजनीतिक तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिम्स्टेक का रणनीतिक महत्व क्यों बढ़ा है? किसका? बिम्स्टेक का रणनीतिक महत्व क्यों बढ़ा है? क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित है। क्यों? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित है। जो बिम्स्टेक है वो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को जोड़ता है। यह भारत को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का माध्यम है। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, जिससे सहयोग आसान होता है, इसलिए इसका रणनीतिक महत्व बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सागर नीति का मुख्य फोकस क्या है? कौन सी नीति का? सागर नीति का मुख्य फोकस क्या है? सबसे पहले सागर की फुल फॉर्म जो लेते हैं। सागर का अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका मुख्य फोकस है समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और विकास। क्या? समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और विकास। यह नीति समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों और सहयोग पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? समुद्री सुरक्षा पर, व्यापार मार्गों पर और सहयोग पर केंद्रित है। भारत खुद को इंडियन ओशियन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखता है, इसलिए समुद्री क्षेत्र इसका मुख्य फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के लिए IOR का महत्व किस कारण से है? किस कारण से भारत के लिए IOR का महत्व? तो वो है ऊर्जा आपूर्ति मार्ग। क्यों? ऊर्जा आपूर्ति मार्ग। जो भारत का अधिकांश तेल और गैस है वो समुद्री मार्गों से आता है। जो भारत का अधिकांश जो तेल है और जो गैस है वो समुद्री मार्गों से आता है। ये मार्ग इंडियन ओशियन रीजन से होकर गुजरते हैं। यदि ये मार्ग असुरक्षित हो तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगी, इसलिए IOR ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के उत्तरी पड़ोसी ऊर्जा सुरक्षा से कैसे सहायक है? जो भारत के उत्तरी पड़ोसी है वो ऊर्जा सुरक्षा में कैसे सहायक है? तो वो है जल विद्युत क्षमता के कारण। क्यों? जल विद्युत क्षमता के कारण। जो नेपाल और भूटान में जो बड़ी जल विद्युत क्षमता है, क्योंकि है नेपाल और भूटान में है वो बड़ी, नेपाल और भूटान में है जो बड़ी जल विद्युत क्षमता है। भारत इन देशों से बिजली आयात करता है। किन देशों से? नेपाल और भूटान से वो बिजली आयात करता है। यह स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए उत्तरी पड़ोसी जल विद्युत के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैक्सीन मैत्री पहल किससे संबंधित है? कौन सी वैक्सीन मैत्री किससे पहल किससे संबंधित है? तो वह आपकी स्वास्थ्य कूटनीति। जो वैक्सीन मैत्री है वो पहल किससे संबंधित है? तो वह आपकी स्वास्थ्य कूटनीति से। किससे? स्वास्थ्य कूटनीति से। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने पड़ोसी देशों को कोविड-19 वैक्सीन दी। वैक्सीन मैत्री एक अभियान है, उसके तहत क्या करा? भारत ने जो पड़ोसी देश हैं उनको कोविड-19 की वैक्सीन दी। ये एक सॉफ्ट पावर पहल थी। इससे भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई, इसलिए यह स्वास्थ्य कूटनीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोविड-19 के दौरान भारत की भूमिका को कैसे देखा गया? कोविड-19 के तहत भारत की भूमिका कैसे देखा गया? तो उसे क्या? क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता। क्या? क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता। कैसे? क्योंकि उन्होंने भारत ने
पड़ोसी देशों को वैक्सीन दी, भारत ने दवाइयाँ दी, वैक्सीन दी और सहायता पड़ोसी देशों को दी। सार्क इमरजेंसी फंड में भी योगदान दिया। इससे भारत ने नेतृत्व की भूमिका निभाई कि उन्होंने एक वो किया, कैप्टनसी की, इसलिए भारत को क्षेत्र नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीन की ओबोर पहल भारत के लिए चुनौती क्यों है? कौन सी चीन की ओबोर पहल भारत के लिए चुनौती क्यों है? क्योंकि ओबोर क्या है? ओबोर के माध्यम से जो चीन ने है वो भारत के पड़ोसी देशों में निवेश बढ़ाया। क्या कराया? जो चीन ने है वो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें निवेश बढ़ाया। इससे इन देशों में चीन का जो प्रभाव हो गया वो बढ़ गया, जो और भारत का कम हो गया। कई बार ये देश भारत के विरुद्ध चीनी कार्ड खेलते हैं। क्या करते हैं? चीनी कार्ड खेलते हैं। जो पड़ोस में है, जो चीनी प्रभाव बढ़ने के कारण ये भारत के लिए चुनौती हो गया है, क्योंकि उन पर चीन का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, इसलिए यह भारत के लिए रणनीतिक चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के पड़ोस में आतंकवाद का प्रमुख स्रोत कौन सा मुद्दा है? कौन सा है भारत के पड़ोस में आतंकवाद का प्रमुख स्रोत? वो है सीमा पर आतंकवाद। क्या? सीमा पर आतंकवाद। मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद समझ जाइएगा कि सीमा पर आतंकवाद कौन करता है। भारत को सबसे बड़ी जो सुरक्षा है वो सुरक्षा चुनौती है सीमा पर आतंकवाद से है। पड़ोसी देशों की भूमिका उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया है। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है, इसलिए सीमा पर आतंकवाद प्रमुख मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन सर्किनेट किससे संबंधित है? कौन सा? गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन सर्किनेट, तो वह आपके मादक पदार्थ तस्करी किसे, जो आपकी जो विस्की होती है, शराब होती है, उनकी जो तस्करी होती है उसे संबंधित है कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन सर्किनेट। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन सर्किनेट ड्रग उत्पादन और तस्करी के क्षेत्र है। भारत इनके बीच स्थित होने के कारण प्रभावित होता है। यह समस्या आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, इसलिए यह मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की नेबरहुड पॉलिसी में कनेक्टिविटी का महत्व क्यों है? क्यों है कनेक्टिविटी का महत्व नेबरहुड पॉलिसी में? तो वह है व्यापार और विकास को बढ़ावा देने के लिए। क्या? व्यापार और विकास को बढ़ावा देने के लिए। बेहतर सड़क, रेल और बंदरगाह संपर्क से व्यापार बढ़ता है, इससे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास होता है। कनेक्टिविटी आर्थिक एकीकरण को मजबूत करती है, इसलिए यह व्यापार और विकास के लिए महत्वपूर्ण है कि आपकी कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, BBIN पहल का उद्देश्य क्या है? कौन सा? BBIN क्या है उद्देश्य BBIN पहल का? तो वह है आपका क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना। क्या? क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना। जो BBIN का उद्देश्य है वो सड़क परिवहन और संपर्क को आसान बनाना है, इससे व्यापार और लोगों की आवाजाही बढ़ती है। यह उप क्षेत्रीय सहयोग का अच्छा उदाहरण है। क्या है? यह उप क्षेत्रीय सहयोग का अच्छा उदाहरण है, इसलिए इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत की पड़ोसी नीति में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रभाव किस रूप में दिखता है? क्या है? भारत की जो पड़ोसी नीति है उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रभाव किस रूप में दिखता है? तो वह जल और सीमा समझौते में देरी। क्या? जल और सीमा समझौते में देरी। जो कई बार राज्य सरकारों के क्या होता है, जो कई बार राज्य सरकार अगर विरोध करे तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते अटक जाते हैं, जैसे तीस्ता जल समझौता घरेलू राजनीति विदेश नीति को प्रभावित करती है, इसलिए जल और सीमा समझौते में देरी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है पड़ोसी देशों में विकास परियोजनाएं। क्या? पड़ोसी देशों में विकास परियोजनाएं। अगर जो भारत है वो LOC के माध्यम से पड़ोसी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को क्या देता है? वित्त देता है, लोन देता है। वो LOC के माध्यम से जो क्या करता है, पड़ोसी देशों में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहे तो उसमें वित्त देता है, लोन देता है। यह विकास और गुडविल बढ़ाने का साधन है, इससे भारत का प्रभाव भी बढ़ता है, इसलिए विकास परियोजना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट चेंज भारत की नेबरहुड पॉलिसी के लिए चुनौती क्यों है? क्यों है क्लाइमेट चेंज भारत की नेबरहुड पॉलिसी के लिए चुनौती? तो वह विकास और आवासन पर प्रभाव के कारण। क्या? विकास और प्रवासन पर प्रभाव के कारण। जो क्लाइमेट चेंज है क्या होगा उससे प्राकृतिक आपदाएं पड़ती हैं, भाई कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही हैं, इससे विकास बाधित होता है और माइग्रेशन बढ़ता है। पड़ोसी देश की अस्थिरता भारत को
प्रभावित करती है, इसलिए यह नीति चुनौती है। कौन सी? क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईयू मॉडल से भारत क्या सीख सकता है? किससे? ईयू मॉडल से भारत क्या सीख सकता है? तो वो सीख सकता है ऐतिहासिक सुलह और सहयोग। क्या? ऐतिहासिक सुलह और सहयोग। कैसे? ईयू की सफलता का आधार क्या है? ऐतिहासिक शत्रुओं के बीच सुलह है। सहयोग से आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता आई। भारत के पड़ोस में भी विश्वास और सुलह की आवश्यकता है, इसलिए ऐतिहासिक सुलह सबसे महत्वपूर्ण सीख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की सफलता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की सफलता? वो करती है निरंतर संवाद और विश्वास निर्माण पर। किसका? निरंतर संवाद और विश्वास निर्माण पर। पड़ोसी के साथ समाज से गलतफहमियां दूर होती हैं, विश्वास निर्माण में सहयोग बढ़ता है, केवल पैसा की शक्ति पर्याप्त नहीं होती, इसलिए निरंतर संवाद और विश्वास निर्माण इसकी सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा इन सबसे? अगर पड़ोस मजबूत होगा तो भारत वैश्विक शक्ति बनेगा, और यही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का असली सार है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस तरह से सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।